नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह में निहित फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ेंगे। नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। नोरस नया रस, गुंचे कली, नाजुक कोमल, पंखुड़ियों पत्तियां, गिरहें गांठें, रंगो और बू गंध और रंग, गुलशन बाग बगीचा, परतोलना पंख फैलाकर उड़ना। कवि प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं, नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं, अर्थात वे अब खिलने वाली हैं और खिलकर अब फूल बन जाएंगी। उनसे जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। अर्थात जो अब तक रंग और गंध कलियों के अंदर बंद थी, अब वह इस बाग में उड़कर फैलने वाली है। कवि को लगता है कि मानो रंग और सुगंध नाम के दो पक्षी हैं जो कलियों में से आजाद होकर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने के लिए तैयार हैं। आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त हो गई है। रंग और सुगंध में मानवीय भावना का आरोप किया गया है और भाषा उर्दू मिश्रित है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे बंद करना और खोलना, जर्रा जर्रा कण कण, शब रात, सन्नाटा मौन या चुप्पी। कवि कहता है कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रहे हैं। कवि को टिमटिमाते तारे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे आंखें झपका रहे हों। रात में चारों ओर खामोशी है, सन्नाटा है, प्रकृति का कण कण मौन है, मानो सो रहा है। ऐसे में टिमटिमाते हुए तारे भी झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। रात के समय एकदम चुप्पी और मौन को देखकर कवि को लगता है मानो सन्नाटा बोल रहा है कि चारों तरफ मौन और चुप्पी की आवाज सुनाई दे रही है। वे कहते हैं कि मित्रों, इस रात के सन्नाटे में रात की खामोशी मुझे बोलती हुई नजर आ रही है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ बोल रही है। तुम भी उसे सुनो, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? शब्द में सन्नाटे कुछ बोलते हैं में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, उनमें समानता है। और उनमें समानता ये है कि दोनों ही निराशा के गहरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है और वह काम है रोने का। वे कहते हैं कि मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर उस पर रोता हूँ। दोनों ही अपना अपना दर्द दुनिया से छिपाकर दुखी हैं और रो रहे हैं। अर्थ यह है कि कवि के जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं है। जो मुझको बदनाम करें हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश का अर्थ है ऐसा हो सकता तो, पर्दा रहस्य, छिपी हुई भावनाएं।
इस शेर में कवि निंदकों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो भी लोग मेरे प्रेम की, मेरी निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, वे इतना तो समझ पाते, कि इतना तो उन्हें सोचना चाहिए था कि मेरी बुराई करके, मेरी निंदा करके वे मेरी नहीं, अपनी ही पोल खोल रहे हैं, कि मेरी बुराई करके वे खुद ही बदनाम हो रहे हैं। वे यह सोच रहे हैं कि मेरे रहस्य खोलकर वे मुझे बदनाम कर देंगे, परंतु वो ये नहीं समझ रहे कि दूसरों को बदनाम करने वालों को दुनिया में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। ऐसा करने से उनके मन में छिपी कुटिल भावनाएं उजागर हो जाती हैं। अर्थात ईर्ष्यालु लोग दूसरों का अपमान करने के चक्कर में स्वयं अपमानित होते हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं, हम बदरुस्ती ए होशो हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अदा करना, देना, बदरुस्ती ए होशो हवास यानी पूरे विवेक के साथ, सौदा करना चाहने वाले या प्रेम करने वाले, दीवाना पागल। कवि अपनी प्रिया को याद करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास के साथ, कि पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहा हूँ, कि मैं तुम्हारे वियोग का मूल्य, उसकी कीमत पूरे होशो हवास के साथ, अपने पूरे विवेक के साथ चुका रहा हूँ, कि वह उससे प्रेम करने की, उसके वियोग की कीमत अपने आंसुओं से चुका रहा है। और कवि यह मानता है कि जो भी प्रेम करता है, प्रेम में डूबता है, वह दीवाना अर्थात पागल भी हो जाता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। कवि अपने प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से देता है। उसने स्वयं को प्रिया के प्रेम पर न्योछावर कर दिया है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। गम, दुख, पासे अदब, लिहाज या सम्मान का भाव, ख्याल, चिंता, फिक्र। कवि अपनी प्रिया की विरह वेदना के प्रति पूरी तरह गंभीर है। वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे वियोग का मुझे बहुत दुख है, और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए इस दुखों का भी सम्मान करता हूँ। मुझे तेरी फिक्र भी है, चिंता भी है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। अर्थात मुझे इस दुनिया की परवाह भी है। इसलिए मैं संसार के सामने अपने निजी प्रेम को प्रकट नहीं करता, कि मैं सबसे छिपकर इस दर्द को सहता हूँ और चुपचाप एकांत में तुम्हें याद करके रोता हूँ, कि मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं औरों के सामने अपने दर्द को छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, स्वभाव, कायम स्थापित, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क प्रेम और सौंदर्य का संसार। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सौंदर्य और मोहब्बत की दुनिया में सदा एक संतुलन बना रहता है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन
बराबर बना होता है कि जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। कि इस दुनिया में हम जितना अपने प्रेम को खोते हैं उतना ही पाते हैं। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है कि प्रेम के प्रति समर्पण में ही प्रेम को पाना संभव होता है। आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशरार यानी चमक दमक के साथ, आंख रखना कि देखने में समर्थ होना, बैत शेर, दमक चमक, मोती रोना आंसू छलकना। कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा मत हो। तुम बाहरी जगमग को देख रहे हो, तुम भी तो समझ रखते हो कि इतनी समझ तो आप सब लोगों में भी है कि मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है। इतना तो आप सब समझ सकते हो। मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आंखों के आंसुओं में से निकला है। कवि कहता है कि तुम मेरे शेर के मर्म को समझो कि ये मेरे शेर मेरे दुख के विरह में निकले हैं। मैंने जो अपनी प्रिया के विरह में जो आंसू बहाए हैं वे ही भाव मेरी अभिव्यक्तियों के रूप में इन गजलों में आ गए हैं। मेरे उस भावों के कारण, मेरे उस वियोग के दुख के कारण ही मेरी शायरी में इतनी चमक आ गई है। कि शायरी में सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, उसमें भाव भी होते हैं। इसलिए उसकी सुंदरता ही नहीं, उसके भावों को भी समझना चाहिए। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमने है शराब की महफिल, रिंद शराबी, गर्दू आकाश, फरिश्ता देवदूत, बाबे गुनह पाप का लेखा जोखा, जग संसार। कवि कहते हैं कि जब रात गहराती है तब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा रखते हैं कि वे आसमान पर बैठे सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जब वो गुनाहों का हिसाब किताब रख रहे होते हैं तब मैं खाने में बैठकर तुम्हें याद करता हूँ, अपने गम को, तुम्हारा जो गम मुझे है उसे भुलाने की कोशिश में लग जाता हूँ। और तब मैं शराब की महफिल में तुम्हें याद करते हुए तुम्हारे गम को, तुम्हारे इस विरह के दुख को भुलाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आशय है कि घने अंधेरी रातों में कवि को अपनी प्रिया की बहुत याद आती है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके कुर्बान फिदा एजाजे सुखन काव्य का सौंदर्य, पर्दा चरण या शब्द। इस शेर में कवि अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर, मोहित होकर अक्सर मुझसे कहते हैं कि फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्योछावर हैं कि न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। तुम्हारी गजलों के शेरों में तो मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि शायर स्वयं की तारीफ करते हुए कहता है
कि यह शैली मैंने मीर से ली है। मीर विरह के बहुत अच्छे शायर थे और वो अपनी तुलना मीर से ही करते हुए कहते हैं कि मेरी इन गजलों में, मेरी शैली में मीर जैसी ही मिठास है कि उन्हीं के जैसी शैली मेरी है, कि मेरी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। कवि खुद ही अपने शेर में अपनी ही कविता की प्रशंसा करते हैं और अपनी गजलों को मीर की गजलों के समान सुंदर और मनोरम बताते हैं। आशा है यह गजल आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।